हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं चैप्टर 8वां क्लास 10वां के हिस्ट्री के चैप्टर 8, जो कि ये लास्ट चैप्टर है, इस हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है, आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखा जाए आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं प्रक्षोभ किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो हमारे प्रेस जो हैं, जो प्रेस रिपोर्टर हैं, जो कह सकते हैं क्या मीडिया वाले हैं, वो आधुनिक विश्व का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हुआ था, पहले प्रेस चलता था, और अभी वर्तमान समय में जो प्रेस का स्थिति देखा जाए तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना प्रेस आगे बढ़ जाएगा, इतना चीज़ इसके बारे में होने लगेगा। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। देखा जाए तो यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप में क्या करते रहता है, प्रभावित करते रहता है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, देखा जाए तो चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, किसी चीज़ का क्षेत्र हो, अलग अलग तरीके से करते रहता है। मनोरंजन का हो या रोजगार का, देखा जाए तो मनोरंजन का हो या रोजगार का हो, इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रहा है। और देखा जाए तो इससे कौन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दुनिया में क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। आज की दुनिया में छपाई के पूर्व ही स्थिति की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में छपाई के पूर्व ही स्थिति सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। किस प्रकार से सिर्फ कल्पना किया जा सकता है कि पहले किस प्रकार से छपाई हुआ करता था, लेकिन उस स्थिति को हम लोग देख न सकते हैं, न समझ सकते हैं। जहाँ मनुष्य परिवर्तनकारी घटनाओं से तुरंत परिचित नहीं होता था। अगर देखा जाए वो उस समय में मनुष्य जो होते थे परिवर्तनकारी घटनाओं से, जो घटना घटता था उस घटनाओं से परिचित नहीं होते थे, और ज्ञान एवं सूचना के अभाव में मानव तार्किक एवं मानवीय प्रवृत्ति के विकास से वंचित था। और देखा जाए तो कौची ज्ञान एवं चुकौचना सूचना के अभाव से तार्किक रूप से मानवीय प्रवृत्ति विकास वंचित था। कहने का मतलब पहले जो सूचना, जो अभी वर्तमान समय में हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, या टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन उस समय में, प्राचीन काल में देखा जाए तो ये सारे सुविधा उपलब्ध नहीं थे। सूचना शायद ही कुछ ही लोग के पास मालूम रहता था। कुछ रेडियो से सुनते थे, टेलीविज़न पर या पेपर के जरिए पर, और वो ऐसे लोग सुनते थे जो अमीर हुआ करते थे, उनके पास रेडियो और टेलीविज़न और न्यूज़पेपर यानी कि अखबार आया करते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि किस प्रकार से आज के पास हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, जिसके जरिए तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी सूचना क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। चूँकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। किसकी जननी है? आवश्यकता है जो किसकी जननी है? आविष्कार की जननी है। अतः सूचना की आवश्यकता, सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार के हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया है। अगर देखा जाए तो अतः सूचना की आवश्यकता हेतु ज्ञान जगत को क्या किया गया? प्रेरित किया गया। हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है। अगर देखा जाए तो यह जो आविष्कार है कोई अचानक ही आविष्कार नहीं हो पाया, एक दिन में नहीं है। कोई एक दिन का घटना था कि कल बैठे थे, आज ऐसा घटना घटा कि न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया इतना वायरल हो गया कि सभी जगह प्रदर्शित होने लगा। एक दिन का बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय की बात है। बहुत दिनों तक ये सारा काम क्रियाकलाप चलते रहा, तब जाके ऐसे परिस्थिति में हो पाए। बल्कि सदियों के अनवरत विकास क्रम की कहानी है। अगर देखा जाए तो ये सदियों के अनवरत यानी कि सदियों से चलते आ रहा एक नए तरह का कहानी का एक रूप है, जिसने पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला कर रख दिया। जो पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाया। एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक ऐसा वैसा बदलाव नहीं आया, एक बहुत बड़े स्तर तक का बदलाव आया।
छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है। अगर देखा जाए तो छापाखाना के आविष्कार का महत्व इसी प्रकार से देखा जाए, भौतिकी संसार में देखा जाए, आग के देखा जाए, पहिया और लिपि की तरह देखा जाए कि बहुत ही बड़ा अभिप्राय है, या कह सकते हैं बहुत बड़ा, बहुत ही संसार में देखा जाए जिस प्रकार से छापा आंदोलन चला, छापाखाना चला, यानी कि कहने में अभी उसको हम लोग प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, जहाँ प्रिंट किया जाता है, पहले वो छापाखाना कहलाता था। इस तरीक़ा से देखा जाए जो बहुत बड़े भौगोलिक भाग में महत्व में भौतिक संसार में आगे रहिया, पहिया और लिपि की तरह रहा, जिसने आप अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। जिससे देखा जाए, जिससे अपनी उपस्थिति में पूरे विश्व की जीवन शैली में एक नया आयाम प्रदान किया। कैसा आयाम? एक नया आयाम। कौन दर्शित किया? प्रदर्शित किया। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि वर्तमान प्राचीन समय में किस प्रकार के ब्राह्मणी लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा हुआ था, हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। जैसे आज हम लोग यही काका गा के रूप में लिखा रहता, अक्षर के रूप में, तो हम लोग पढ़ पाते क्या है? ये ऐसा लिपि था जो हम लोग ज्ञात लिपि है, जो हम इसे समझ में नहीं पा सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है। ये कौन लिपि? अशोक काल स्तंभ पर लिखा गया ये लिपि है। समुद्र का इतिहास गुटेनबर्ग तक है। समुद्र का इतिहास कौन वर्ग तक है? गुटेनबर्ग तक है। मानव सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य को जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार के अंकित करने का प्रयास करता था। करा कि मुद्रा का इतिहास किस तरीक़ा से जो गुटेनबर्ग तक कैसे रहा, जो इसके बारे में जानते हैं। पहले मानव की सभ्यता में आदिकाल में जो मनुष्य जो देखता था उसे चाहता था कि अपने स्वाभाविक बुद्धि के अनुसार उसे अनुभव कर उसे किसी न किसी प्रकार से अंकित करना चाहता था। अंकित मतलब लिखना चाहता था। अभी तो लिखना शब्द सही रहेगा, लेकिन उस समय लिखना शब्द सही नहीं था, क्योंकि वह अंकित होता था, उस समय लिखा नहीं जाता था। लिखा नहीं जाने का मतलब क्या? वो जानते भी नहीं कि किस तरीक़ा से क्या लिख सकते थे। लेखन सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टान तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चरित्र करता था। अगर देखा जाए लेखक और सामग्री के आविष्कार के पूर्व देखा जाए, मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था। यानी कि पहले क्या करता था? गुफा में लिखता था, गुफा चट्टानों पर लिखा करते थे, अपने प्रसंगों को खुदाई कर लिखा करते थे। हम लोग तो आज पेन पेपर के माध्यम से जैसे किया लिख किया, वहाँ पर छेनी हथौड़ी के माध्यम से, और यानी कि कह सकते हैं और किसी अन्य औजारों के माध्यम से उस तरीक़ा से पत्थर पर तोड़ के, यानी कि पत्थर पर कस जोर से प्रहार कर लिखा जाता होगा। हम लोग तो आसानी से पेन पकड़ते हैं, लिखने के लिए स्टार्ट कर देते क ख ग। लेकिन सोचिए जब शिलालेख पर पत्थर पर लिखा जाता था उस समय तो कितनी ताकत की आवश्यकता होती होगी, कितना खुटक कर लिखना पड़ता होगा, तब जाकर उस पर छपता होगा, कृति के रूप में छपता होगा। तथा मिट्टी की टिकियाँ पे लिखा जाता था। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। करा ब्लॉक प्रिंटिंग, स्याही से लगे कांट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। मतलब क्या हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग सहाय लगे कांट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज के रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। कौन? प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। कहने का मतलब क्या हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब होता है इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ इस पर छपा हुआ है, ये छपा हुआ है, इसलिए हाईलाइटर पेन छपा हुआ, इस पर या इंक इसे दाबे और इस तरीके से छाप दे, जैसे मोहर छपा गया। जिस प्रकार से अभी मोहर बनाता है, मोहर मारते हुए देखे होंगे, इंक पर ऐसे रखता फिर यहाँ पर मारता, छपा जाता, उसी प्रकार से पहले छपाई किया जाता है, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिए ब्लॉक इस तरीका से रहता था, इस पर नीचे छापा हुआ रहता था, दबाता था, छपाते चला जाता था। का प्रयोग करने में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर चित्रित करने लगा। यही कारण है कि उन्हें उपयोग करते हुए चादरों में अपने ज्ञान को विभिन्न प्रकार के पत्रों पर क्या चीज करने लगा? चित्रित करने लगा। 105 AD ईस्वी में, क्या AD 105 AD ईस्वी में टस पलाई लूनी यानी चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया। 105 AD ईसा पूर्व में ही कि क्या नाम था? टसस पलाई लुई, जिसको चीनी नागरिक एक था, उसने क्या किया? कपास और मलमल की पट्टियों को से क्या बना दिया? कागज बना दिया। यानी कि कागज भी पहले नहीं था, तो सोच लीजिए किस प्रकार से लिखा करते थे।
अभी हम लोग कागज़ मिल जाता आसानी से तो हम लोग कागज़ को महत्व नहीं देते हैं, या कह सकते हैं महत्व नहीं दे पाते हैं। जिस तरीक़ा से अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करके उसे बर्बाद करने में सक्षम बने रहते हैं, किस तरीक़े से इसे बर्बाद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय के बारे में सोचिए जब कागज़ नहीं हुआ करता था, कागज़ पर किस तरीक़ा से शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्र पर लिखा जाता था, पत्ता पर लिखा जाता था, पेड़ों के छाल पर लिखा जाता था, जिससे बहुत सारी दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ हुआ करते थे। कराते सब क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कागज़ का कहाँ बनाया गया, तो चीन में बनाया गया। तो कागज़ का उत्पादन यानी कि कागज़ का आविष्कार कौन देश है, तो कागज़ का आविष्कार चीन है, यानी कि चीन में ही कागज़ का आविष्कार हुआ। इसका फलस्वरूप कागज़ लेखक एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। जैसे ही कागज़ हुआ आया उसके बाद लेखन और चित्रांकन का एक साधन बन गया। अब लिखने में क्या हो गया, आसानी हो गया। कागज़ देखिए आराम से लिख देते, क्या लिख देंगे, और चित्र भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन जब कागज़ नहीं था तो चित्र बनाने में बहुत कठिनाइयाँ हुआ करती थी, और लेखन में भी बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न हुआ करती थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ। देखा जाए तो मुद्रण के सबसे पहली विकसित हुई लगभग कहाँ, लगभग इसकी शुरुआत 54 में हुआ। जो मुद्रत मतलब कुछ इसकी छपाई सबसे पहले कहाँ हुआ, तकनीक आया चीन में आया, जापान में आया, कोरिया में आया। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की जाती थी। देख सकते हैं इस लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से इसकी छपाई की जाती थी। 712 ईस्वी तक यह चीन के सीमित क्षेत्रों में फैल गया। यही हुआ कि 594 में तो ये हुआ, धीरे धीरे 712 के ईस्वी में उतना सूचना फैलने का भी उतना जरिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, या कह सकते नेट भी नहीं था, या कि मोबाइल भी नहीं, किसी तरीका से कह सकते हैं हम लोग बहुत सारे साधन ऐसे नहीं थे कि बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाए, साफ किया जाए। कहने का तात्पर्य हुआ इसे फैलाया जाए। तो क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इसे लगभग बहुत सारे समय लग गया। 594 ईस्वी में बना, लेकिन अभी चीन के और सारे क्षेत्रों में कब फैला हुआ, 712 में लगभग फैला, और कुछ क्षेत्रों में 760 ईस्वी तक इसमें लोकप्रिय चीन जापान में काफ़ी बढ़ गई। इसका लोकप्रिय 760 होते होते लोकप्रिय कहाँ बन गया, चीन में और जापान में फैल गया। किसका, पेपर का। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। क्या हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग अब क्या चाहिए ना, पुस्तक के पृष्ठ बनाने में। पुस्तक के पृष्ठ मतलब कुछ क्या, एक पृष्ठ यानी पेजा बनाने में क्या किया जाने लगा। 2 छपे कागज़ को टुकड़े को चिपका कर एक पन्ना बनाता था। पहले क्या, अभी इस तरीका से नहीं रहता, ये एक पेजा है दोनों ना है, पहले क्या किया था, दोनों साइड अलग लिखाता था, इस साइड अलग लिखाता था। ये 2 पेज है, दोनों पेज को क्या किया जाता था, चिपका के एक पेजा बनाया जाता था, तब दोनों साइड दिखाई देता था। दोनों छपे कागज़ के टुकड़े को चिपका कर, दोनों साइड छपे पे आया हुआ, उस कागज़ के टुकड़े को चिपका कर एक पृष्ठ बनाया जाता था, चिपका कर एक पन्ना बनाया जाता था। लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पर भी छपे गए। इसी सदी में उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी नकल की जाने लगा। बोल सर अब हम समझ गए कि आप कह रहे हैं कि इतना भी क्या उन लोगों के पास दिमाग नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस तो बना दिए और 2 तरफा बनाने लगे। क्या एक ही तरफा के, या जिस तरीका से अभी की प्रिंटिंग होता है एक साइड में भी या दूसरे साइड में होता, क्या उस समय क्या ऐसा प्रिंटिंग नहीं हो रहा था? नहीं, क्योंकि ब्लॉक्स होता था, स्याही जब आप भी मुहर मारिएगा ना स्याही लेके, जब पेज पर मारिएगा ना तो ई साइड भी छप जाएगा और क्या जाए ई साइड भी छप रहा दिखाएगा, तो दोनों साइड में तो हो जाएगा। अगर इस साइड भी छापे हम लोग, इस साइड भी छापे तो क्या होगा, धुंधला दिखाई देने लगा, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। इधर छापेंगे तो इसका स्याही इधर चला जाएगा, इधर छापेंगे तो इसका स्याही इधर चला जाएगा। इसलिए किया जाता था, एक पेज पर एक साइड छापा जाता था और दूसरे पार्ट पर भी एक साइड छापा जाता था, जिससे प्रिंटिंग में कोई दिखावट में कोई दिक्कत ना होता था, और इसे दोनों को चिपका दिया जाता था जिससे दोनों साइड अच्छी तरीक़ा से दिखाई देता था। और सोच सकते हैं कि 2 पेजा बराबर 1 पेजा होता था उस समय, यानी कि कितने मोटे मोटे बुक होया करते थे। इसलिए देखते हो आप जितने भी ग्रंथ बड़े बड़े बुक थे, बहुत मोटे मोटे पहले किताब हुआ करते थे, छोटे छोटे कहानियों के बड़े मोटे मोटे बुक हुआ करते थे। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। अगर देखा जाए मुद्रण कला का विकास जो है, विकास जो श्रेय चीन को ही जाता है। 1041 ईस्वी में, कैसे 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने
मिट्टी के मुद्रा बनाई। एक 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति था जिसका नाम था पी सेंग। कौन सेंग? पी सेंग ने किसकी मुद्रा बनाई? मिट्टी की मुद्रा। मुद्रा मतलब कुछ पैसा, मिट्टी का मुद्रा बनाया, पैसा बनाया। इन अक्षर मुद्रों को का संयोजन कर छाप लिया गया। इसको मिट्टी की मुद्रा बनाकर उसे पेज पर क्या किया जाता था? छाप लिया जाता था, छाप लिया जा सकता था। बार बार अलग अलग के इन्हें संयोजित किया जा सकता था। इस पद्धति में ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। यानी कि अब ब्लॉक प्रिंटिंग इतना प्रचलित हो गया कि अब ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा मुद्रा भी छपाई होने लगा। कहने का मतलब क्या चीज़? पैसे भी छपने लगे। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। और कोरियन लोगों ने क्या चीज़ किया? लकड़ी एवं धातु पर खोदकर क्या चीज़ बनाए? टाइप बना दिए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। अगर देखा जाए तो टाइपराइटर मशीन आप देख रहे हैं, इस तरीके से खुट करके मारा जाता है। जैसे अभी टाइपराइटर की जगह पर कौची ले लिया? कंप्यूटर ले लिया, जिसमें कीबोर्ड आ गया टाइपराइटर की जगह पर। सबसे पहले टाइपराइटर बनाया गया था खोद के, यानी कि पेज में इस तरीके से का लेटर और क्या होता था? दाबते थे, इंक लगा जाता था, वो छपाता था क ख। इसे देखते होंगे टाइपराइटर, अगर आप देखे होंगे तो इस तरीके से छपाता होता। तो सबसे पहले 13वीं शताब्दी में एक मूवेबल टाइप द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्रथम पुस्तक कब छापी गई? तो 13वीं सदी में छापी गई। कहाँ छापी गई? तो मध्य कोरिया में छापी गई थी। किसके द्वारा छापे गए थे? मूलबे टाइपों के द्वारा छापी गई थी। काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों तक सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी। अगर देखा जाए तो क्योंकि इसे सिविल सेवा में, कौन सेवा? सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों को जिज्ञासा के ध्यान में रखते हुए, जो सिविल सेवा की तैयारी करते थे उन लोगों के ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबों की छपाई करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको पढ़ना रहता था। और सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए तो पढ़ना रहता था। तो सोच लीजिए उसी समय से सिविल सेवा की तैयारी चलता था, तो आज भी सिविल सेवा की तैयारी चलता है। तो सोच लीजिए कितना हार्ड इसका व्यवस्था रहता था, कितना पढ़ाई हार्ड होता होगा उसी समय से। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ने से छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। अगर देखा जाए 16वीं शताब्दी तक परीक्षा देने वाले लोग की तादाद बढ़ने से 16वीं शताब्दी तक क्या हुआ? परीक्षा देने की तादाद क्या हो गया? बढ़ गया। जब तादाद बढ़ेगा तो पढ़ने वाले लोग की संख्या बढ़ गया, तो किताब खरीदने वाले लोग बढ़ गया। इसका मतलब अब किताब खरीदने वाले लोग बढ़े, इसका मतलब किताब की छपाई अब ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो लोग किताब खरीद पाएंगे। किताब की मात्रा में भी उनके अनुपातों में वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी तक चीनी में शहरी संस्कृति के फलने फूलने में से छपी हुई सामग्री को उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे। देखा जाए तो 17वीं शताब्दी तक, कौन शताब्दी? 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलस्वरूप फूलने फलने लगे शहरी संस्कृति। इसके सामग्री में उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं रह गए, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। यही कारण हुआ कि अब व्यापारी, जो किताब छापने वाले लोग जो व्यापारी बन गए, अब व्यापारी बनते हुए ये क्या हो गया? अमीर हो गए। एक इसके अमीर होकर इनके रूप में भी एक सामने आया। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंटी संस्कृति का नया केंद्र बन गया। यही कारण हुआ कि 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने के लिए, 19वीं सदी तक आते क्यों को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए हेतु संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का नया केंद्र आया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई ले ली। यही कारण हुआ कि हाथ की छपाई की जगह पर कौन छपाई ले लिया जी? यांत्रिक छपाई। क्या ले लिया? यांत्रिक छपाई आ गया। यानी कहने का मतलब कुछ यंत्रों के द्वारा छपने लगा। स्टार्टिंग में तो किसके द्वारा छपाया आया था? यंत्र के द्वारा, हाथ के द्वारा छपता था, प्रिंटिंग प्रेस होता था, लेकिन अब यंत्रों के द्वारा होने लगा। यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका। देखा जाए तो यूरोप के आरंभ में गुटेनबर्ग की भूमिका क्या रहा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं।
कह रहा है यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रा कला का आविष्कार तो पूर्व में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। अगर देखा जाए तो यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रा कला का आविष्कार जो हुआ था वो उसके पहले से ही हो गया था, छपने से पहले मुद्रा कला का आविष्कार हो गया था, लेकिन परंतु छपाई नहीं हुआ था। यूरोप में इसका छपाई का क्रिया यूरोप में प्रस्तावित होने लगा, या कह सकते यूरोप से होने लगा। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियाई भाषा में 40,000 से अधिक वर्णक्षर थे। इसका एक मुख्य कारण हुआ कि जापानी और कोरिया की भाषा में 40,000 से भी अधिक वर्णक्षर थे। वर्णाक्षर मतलब कि छापने के लिए 40,000 से भी ज़्यादा अक्षर थे। अभी जैसे हम लोग का ABCD में कितने अक्षर है? 26 अक्षर है, इसलिए ABCD में आसान टाइपिंग करना और आसान हो जाता है। हिंदी में कितना है? 253 लगभग हो जाते हैं, तो हिंदी में थोड़ा कठिनाई हो जाता है। उसी प्रकार उस समय में 40,000 अक्षर थे, वर्ण अक्षर थे, तो उसमें तो और उस समय में छापने में क्या होता है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फलतः सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। अगर सभी 40,000 के 40,000 के वर्ण बनाकर ब्लॉक बनाकर उसको उपयोग में लाना बहुत क्या था, कठिन वाले काम थे। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रा कला समरकंद, परिसराय, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। अगर देखा जाए तो लकड़ी द्वारा ब्लॉक के द्वारा जो छपने के मुद्रा कला आया, जो समरकंद में परिवेश में सीरिया द्वारा आते होते मार्ग से प्रस्तावित होते होते व्यापारियों द्वारा यूरोप में भी ये कला आ गया। सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। यूरोप में सबसे पहले कहाँ आया? रोम में। 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। यही कारण हुआ कि 13वीं सदी के अंत तक देखा जाने लगा कि रोम में मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप तक पहुँच गए। वहाँ इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। सबसे पहले यहाँ जो यूरोप में आया तो इसमें इस कला का छापने का कला का प्रयोग ताश के पत्ते बनाने में किया गया और धार्मिक चित्रों को छापने में किया गया। रोम लिपि में रोम लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से हुआ। रोम लिपि में जो अक्षर की संख्या कम था और दूसरे लिपि में उस समय 40,000 अक्षर थे, तो कौन छापना, कम अक्षर वाले छापना में तो ज़्यादा आसान होगा या ज़्यादा अक्षर वाले छापने में ज़्यादा आसान होगा? तो कम अक्षर वाले में। तो यहाँ रोम के जो तो लिपि था बहुत कम था, जिसके कारण इस लिपि में पुस्तकें और अन्य चीज़ें छापना बहुत ही सुलभ हो गया था, आसान हो गया था। इसी बीच कागज़ बनाने की कला 11वीं सदी में पूरब से यूरोप पहुंचा। यही का हुआ कि इसी बीच कागज़ बनाने की कला 11वीं सदी में यूरोप में पहुंचा तथा 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी नॉट 26 ईस्वी 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुआ। कौन पेपर मिल? प्रथम पेपर मिल। क्या ध्यान देने योग्य बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम मिल की स्थापना कब हुआ? तो प्रथम मिल की स्थापना 1936 में हुआ। कहाँ किया गया प्रथम मिल की स्थापना? तो जर्मनी में। कौन जर्मनी में प्रथम मिल की स्थापना, कागज़ के प्रथम मिल की स्थापना की गई। इसी काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्री की मांग तेजी से बढ़ी। यही कारण हुआ कि इसी काल में शिक्षा के प्रसार, किसका प्रसार? शिक्षा का क्या हो गया? प्रसार होने लगा। जब शिक्षा का प्रसार हुआ, व्यापार एवं मिशनरी की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्री की मांग तेजी से बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति के लिए, कौन मांग की पूर्ति के लिए? इस मांग की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण, कौन मुद्रण? तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी। यही कारण हुआ कि इस मांग की आपूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण की आवश्यकता पड़ी। तेज और सस्ती मुद्रण की आवश्यकता कहने का मतलब यह हुआ कि लोग तेजी से मुद्रित करने लगे, पैसे को छापने लगे और छपवाने लगे, जिसे 1430 के दशक में स्ट्रेनबर्ग में इसके सोयोहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिया। यही कारण हुआ कि इन्होंने नई तकनीक का, सस्ते मुद्रण के तकनीक का आविष्कार कर दिया 1430 के दशक में। स्टेनबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने ऐसा काम किया, जिससे अब मुद्रण का सस्ता हो गया। सस्ता के साथ साथ क्या होने लगा? अच्छी तरीक़ा से कार्य करने लगा।
तो कौन देने योगवाद, दिया आंदोलन योगवाद। ये पार्ट क्या है, बैन है। दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, युवा आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।